अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट मोमेंटम इन न्यूटन सेकंड लॉ। हम पहले पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या है, फिर जो है ना मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ के साथ रिलेशन डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन क्या है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। हम कहते हैं ना कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन विद इन द बॉडी। Momentum is the quantity of motion within the body. Quantity of motion within the mass is called momentum. Quantity of motion mean velocity. So हम पढ़ते हैं ना कि momentum quantity of motion को कहते हैं। Quantity of motion within the body is called momentum. Is called momentum. The quantity of motion within the mass within the body is called momentum. और या हम पढ़ते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक, अब देखिए, अब हम ये पढ़ते हैं सिंपली कि एक मास में कितनी वेलोसिटी है, एक मास कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम इक्वली डिपेंड्स on the mass of the body as well as velocity of the body. मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे इक्वली डिपेंड करता है। अगर हम बॉडी के मास को डबल करें उसका मोमेंटम डबल हो जाएगा, अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को डबल करें उसका मोमेंटम डबल हो जाएगा। तो मोमेंटम का मास और वेलोसिटी दोनों के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। नाउ मोमेंटम इज द स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि मास क्या है, मास है स्केलर और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है वेक्टर। तो स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। जब हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें वेक्टर मिलेगा। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। When scalar multiply with a vector, the resultant quantity must be vector. And that is why momentum is a vector quantity. Momentum vector quantity है। दूसरी बात ये कि मोमेंटम की जो डायरेक्शन है ना वो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मास तो स्केलर है, तो जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। तो मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। ठीक, तो मोमेंटम जो है ना वो डायरेक्शन उसका होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है। जब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बनता है। नाउ अब देखिए, मोमेंटम का ऐसा यूनिट हम पढ़ते हैं ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसको हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। मोमेंटम का दूसरा यूनिट है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम है mlt-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम mlt-1। ठीक, नाउ अब हम मोमेंटम के ऊपर कुछ एमसीक्यूज करते हैं जो इटा पास्ट पेपर में आए हैं और जो है ना कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। समझ आ गई इधर तक? अब देखिए, अब मोमेंटम जो है ना इट इज इक्वली डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज इफ या द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 kg, या हम इसको यूनिट मास भी कहते हैं, यूनिट मास 1 kg को कहते हैं। सो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 kg या यूनिट मास equals to the weight of the body। ऑप्शन ए, वेट ऑफ द बॉडी। यूनिट मास का मोमेंटम किसके बराबर होगा? यूनिट मास 1 kg को कहते हैं। 1 kg मास जो है ना बॉडी की है तो उसका मोमेंटम किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या ऑल ऑफ द अबव।
ठीक, which one is correct? The momentum of the body of mass 1 kg equals to weight of the body, velocity of the body, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और ऑल ऑफ दिस। तो आप देखिए अब P किसके बराबर है? मोमेंटम। मोमेंटम बराबर है mv के, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के बराबर है। नाउ अब मैंने आप लोगों को मास स्पेसिफिक किया, स्पेसिफिक मीन 1 kg किया, यूनिट मास 1 kg को कहते हैं। तो अगर एक बॉडी का मास 1 kg में ले लूं तो इधर आप मास की जगह 1 पुट करें और इक्वल्स टू मल्टीप्लाई वेलोसिटी, 1 मल्टीप्लाई v इक्वल्स टू v। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी अगर मास 1 kg हो। बॉडी की मास 1 kg हो फिर बॉडी की मोमेंटम उसके वेलोसिटी के बराबर होती है। जितनी बॉडी की वेलोसिटी होती है उतना ही बॉडी का मोमेंटम होगा। लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, अगर एक बॉडी का मास है 1 kg और उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, बॉडी का मास क्या है 1 kg और वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, फिर इसकी मोमेंटम की वैल्यू भी 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगी, इसकी मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी 50 होगी। तो जिस बॉडी का मास 1 kg होता है फिर उसकी मोमेंटम उसके वेलोसिटी के बराबर होता है। तो मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। समझ आ गई इधर तक कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी numerically equals to the velocity of the body when the mass of the body equals to 1 kg। Now, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, वो चैप्टर 4 में के लिए हम छोड़ते हैं ना, जब हम काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे तब हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा फोकस होगा वो मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर होगा। दूसरा हम एक एमसीक्यू करते हैं मोमेंटम के ऊपर। लेट सपोज हम कहते हैं कि इफ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल देन द परसेंटेज increase in the momentum of the body। परसेंटेज इंक्रीज बॉडी की मोमेंटम में कितना आएगा अगर हम बॉडी की मास और वेलोसिटी दोनों को डबल करें? If both the mass and velocity of the body become double, then the percentage increase in the momentum of the body। ये क्वेश्चन है। अब देखिए सुन ले, परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम हमेशा हम मालूम करते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई 100%। ये है फार्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाई 100%, दैट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। नाउ अब इनिशियली बॉडी की मोमेंटम क्या है? बॉडी की मोमेंटम होती है P इज इक्वल टू mv। ये बॉडी की मोमेंटम का फार्मूला है, P इज इक्वल टू mv। नाउ अब इनिशियल मोमेंटम हमेशा हम P ही लेते हैं, mv। नाउ अब अगर मैं बॉडी की मास को डबल करूं और बॉडी की वेलोसिटी को भी डबल करूं, बॉडी की मास भी डबल हो गई, वेलोसिटी भी डबल हो गई, तो मोमेंटम का मास के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर मास डबल हुआ तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, अगर वेलोसिटी डबल हो गई तो मोमेंटम पर डबल हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 टाइम, मास भी डबल और वेलोसिटी भी डबल, तो 2 2 जा 4 देता है, तो मोमेंटम 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा। When the mass become double, when the velocity become double, then the momentum of the body become 4 times because momentum depends on mass and velocity। तो अगर हम इन दोनों को डबल करते हैं तो मोमेंटम 4 टाइम बढ़ जाता है। इसलिए फाइनल मोमेंटम हमारे पास हुआ 4p और इनिशियल मोमेंटम है p, तो 4p माइनस p मल्टीप्लाई 100%, 4p माइनस 1p मल्टीप्लाई 100%। 4p से आप p निकाले, 4p माइनस p 3p, कितना आएगा? 3p, 3p मल्टीप्लाई 100%, you will get 300%, and that is the percentage increase in the momentum। 3 multiply 100%, 300%। ये है तरीका how to find the percentage increase in the momentum if you have given the increase in mass and velocity। अगर मास में इंक्रीज गिवन है, वेलोसिटी में इंक्रीज गिवन है, मतलब मास डबल हुआ, वेलोसिटी भी बॉडी की डबल हो गई, तो फिर मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? उसके लिए फार्मूला है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई 100%। इनिशियल मोमेंटम हम हमेशा p ही लेते हैं और फाइनल मोमेंटम हम कितना लेंगे वो डिपेंड करता है
कि मास कितना बड़ा है और वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये है फार्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाई 100%। अब मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है और उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में, वर्क एनर्जी के चैप्टर में। उधर जब हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे ना, फिर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दोबारा हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं मोमेंटम विद न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसका क्या मतलब है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ? ठीक, देखिए इधर मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। आप लोगों को पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ में हम पढ़ते हैं कि बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स लगती है तो फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, तो ये है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये है रिलेशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कंसेप्चुअली कि जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स बॉडी के मोमेंटम को टाइम के साथ साथ चेंज करता है और इस टर्म को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एनी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। किस तरह, सुन लेना। हम कहते हैं ना कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी के, चेंज इन वेलोसिटी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम एम वी के बराबर है। तो अगर फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है, मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और फोर्स क्या करता है, बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करता है, और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली हम ये कहते हैं कि फोर्स बॉडी के मोमेंटम को चेंज करता है। क्यों, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है और मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स मोमेंटम को भी चेंज करता है। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाता है, वो बॉडी के मोमेंटम को भी बढ़ाता है। अगर फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को कम करता है तो बॉडी के मोमेंटम को भी कम करता है। तो हमेशा फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है तो फोर्स मोमेंटम को भी चेंज करेगा। जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा वो बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेगा, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि उसके बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या करता है, वो बॉडी के मोमेंटम को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So the time rate of change of momentum of the body equals to force, या any change in the momentum of the body with respect to time equals to force। इसका ये मतलब है कि फोर्स बॉडी के मोमेंटम को चेंज करता है। अब देखिए, अब लेट सपोज हम कहते हैं कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू एफ। तो इस पे ईटा के जो एमसीक्यूज होते हैं वो तो आप लोग अपने साथ याद रखिए कि पी बाई टी का यूनिट किसके बराबर होगा, द यूनिट, या P by T have the unit equals to the force। P by T का यूनिट फोर्स के बराबर होगा, या ये एनर्जी के बराबर होगा, P मोमेंटम है, या ये पावर के बराबर होगा, या ये जो है ना स्पीड के बराबर होगा। देखिए द यूनिट ऑफ P by T वेयर P इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो P by T का यूनिट फोर्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा P बाय डेल्टा T फोर्स के बराबर है। तो डेल्टा चेंज को कहते हैं, और चेंज का कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो P by T का यूनिट फोर्स के बराबर। एक तो ये बात होगी। दूसरा सुन ले, इस टर्म को हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। अब इस पे हम एक एमसीक्यू करते हैं दूसरा। देखिए लेट सपोज हम कहते हैं ना कि F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T।
F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये है। नाउ अब देखिए, अब हम कहते हैं ना कि F 100 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी for 10 seconds. If 100 Newton force acts on a body for 10 seconds, then the rate of change of momentum of the body, rate of change of momentum of the body कितना होगा, या टाइम रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी वो कितना होगा। और हमारे पास है 100 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 10 सेकंड, व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लिखते हैं ना 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम लिखते हैं 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या हम कहते हैं 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या हम कहते 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगर हम कहते हैं 100 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 10 सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी डेल्टा पी को नहीं कहते, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को कहते हैं। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को कलेक्टिवली कंबाइन, इस सारे इक्वेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर होता है। बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो 100 न्यूटन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली किसके बराबर हुआ, 100 न्यूटन के बराबर हुआ। और न्यूटन को हम किस तरह लिख सकते हैं, 100, और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है ना हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। तो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू 100 न्यूटन। व्हाई 100 न्यूटन, बिकॉज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, और बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगता है, 100 न्यूटन लगता है, और ये कितने टाइम के लिए लगता है, 10 सेकंडों के लिए लगता है। इस टाइम का कोई रोल इधर नहीं है, यह टाइम इसलिए गिवन है टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। इस टाइम का कोई रोल है ही नहीं, बॉडी पे 100 न्यूटन फोर्स लगा तो बस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 100 न्यूटन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम गिवन होगा कि इतने टाइम के लिए इतना फोर्स लग रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा। तो जितना फोर्स लग रहा है उतना ही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा फोर्स के बराबर होता है, और बॉडी के ऊपर अगर फोर्स 100 न्यूटन है तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 100 न्यूटन होगा। अब ये 10 सेकंड के लिए लग रहा है, या 5 सेकंड के लिए लग रहा है, या 2 सेकंड के लिए लग रहा है, इसका कोई रोल इधर है ही नहीं। फोर्स जितना होगा वही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा। अब समझ आ गई इसकी समझ आ गई। फोर्स इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब दूसरे एमसीक्यू करते इसके ऊपर। देखिए, लेट सपोज हम कहते हैं ना कि मोमेंट फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक, आप देखिए a body of mass 0.2 kg move with 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब देखिए, a body of mass 0.2 kg move with 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, what is the time rate of change of momentum, what is the time rate of change of momentum of the body after 5 सेकंड। अब देखिए, अब आपको बॉडी का मास गिवन है, कितना मास गिवन है, 0.2 kg, और बॉडी की एक्सेलरेशन गिवन है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मांग रहे हैं। अब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मांगे तो भी ठीक, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मांगे एक ही बात है। आपसे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मांग रहे हैं, आपसे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी मांग रहे हैं। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हमेशा किसके बराबर होती है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी फोर्स के बराबर होती है। इसको हम कहते हैं मोमेंटम इन न्यूटन सेकंड लॉ।
तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू एफ फोर्स, और फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के, ये आपको पता है। अब बॉडी की मास कितनी है, बॉडी की मास है 0.2, और बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी है, बॉडी में एक्सेलरेशन है 20, तो 0.2 मल्टीप्लाई 20, ये पॉइंट और जीरो कैंसल, एंड 4 न्यूटन। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू 4 न्यूटन, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट न्यूटन है, और ये बराबर होता है फोर्स के, और फोर्स कितना होता है, एम ए होता है। तो जितना भी फोर्स होता है वही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और फोर्स एम ए के बराबर है, मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, इसका प्रोडक्ट मालूम करो, आपको फोर्स मिल जाएगा, और जितना भी फोर्स होगा वही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, ये बराबर हुआ 4 न्यूटन के। तो ये जो है ना, इधर भी हमें जो है ना वो टाइम गिवन है 5 सेकंड, हमें टाइम गिवन है कितना, 5 सेकंड। तो टाइम का इधर भी कोई रोल नहीं है, टाइम 5 सेकंड गिवन हो, 10 सेकंड गिवन हो, 2 सेकंड गिवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को किसके बराबर लेते हो, फोर्स के बराबर लेते हो, और फोर्स हमारे पास गिवन है नाउ। तो ये जो है ना, ये एक और कंसेप्ट है अबाउट मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, इसके ऊपर हमने एमसीक्यू किया नाउ। अब जो है ना, ये पास पेपर में एमसीक्यूज आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू आया है। देखिए हम कहते हैं ए बॉडी ऑफ मास 2 kg fall freely, फ्री फॉल मोशन है, फ्री फॉल, फॉल फ्रीली, फ्री फॉल मोशन, ठीक। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg fall freely, फ्री फॉल मोशन एक बॉडी करे, उसका मास 2 kg है। द टाइम रेट of change, the time rate of change of momentum of the body after 4 seconds. A body of mass 2 kg fall freely, free falling body है, उसका mass 2 kg है। So time rate of change of momentum of the body after 4 seconds वो कितना होगा, time rate of change of momentum of the body किसके बराबर है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी फोर्स के बराबर होता है हमेशा, और फोर्स किसके बराबर होता है, वो एम ए के बराबर होता है। और फ्री फॉलिंग बॉडी में ए किसके बराबर होती है, फ्री फॉलिंग बॉडी में ए जी के बराबर होती है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, जी के बराबर। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी किसके बराबर हो गई, फोर्स के बराबर। फोर्स किसके बराबर है, एम ए के बराबर, ए किसके बराबर है, जी के बराबर। फ्री फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन जी के बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। नाउ अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, फ्री फॉलिंग बॉडी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम जी के बराबर हुआ, और मास कितना है 2 kg, और हम राउंड अप जी की वैल्यू क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम जी की वैल्यू राउंड अप लेते हैं। 2 × 10 ये हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, 20। क्यों, क्योंकि जितना भी बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर फोर्स होगा वही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू होगी। तो फ्री फॉलिंग बॉडी पे फोर्स किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। बॉडी का मास क्यों है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा हम राउंड अप, उसकी वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम राउंड अप लेके उसकी वैल्यू हम 10 लेते हैं। 2 × 10 20। तो ये जो है ना आप के लिए कंसेप्ट है कि मोमेंटम में चेंज जो आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमेशा फोर्स की वजह से आता है, एंड फोर्स चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कहते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक, इधर तक की समझ आ गई। नाउ अब आगे हम पढ़ते हैं कि the time rate of change of momentum देखिए, the time rate of change the time rate of change of momentum of free falling body, the time rate of change of momentum of free falling body, time rate of change of momentum
of free falling body equals to the weight of the body. किसके बराबर होती है? वेट ऑफ द बॉडी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड पावर. इधर हम कहते हैं नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज. अब देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इक्वल्स टू, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. क्यों? देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है? मैं बार बार बता रहा हूं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा बराबर होता है एफ के, फोर्स के. और फ्री फॉलिंग बॉडी पे कितना फोर्स होता है? फ्री फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन जी के बराबर होती है और उसके ऊपर फोर्स होता है एम जी के. और एम जी को हम बॉडी का वेट कहते हैं. एम जी को हम क्या कहते हैं? वेट ऑफ द बॉडी. सो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर जो फोर्स होता है वो एम जी के बराबर होता है और एम जी को हम बॉडी का वेट कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि फ्री फॉलिंग बॉडी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हुआ. क्यों? क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है? वो फोर्स के बराबर होता है. फ्री फॉलिंग बॉडी पे कितना फोर्स होता है? फ्री फॉलिंग बॉडी पे फोर्स बॉडी के वेट के बराबर होता है. इसलिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स. फ्री फॉलिंग बॉडी पे फोर्स एम जी के बराबर, एम जी को हम वेट कहते हैं. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी. लास्ट एमसीक्यू इसके ऊपर करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर कोलिजन जो है ना वो पढ़ेंगे और फिर लास्ट लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन वो पढ़ेंगे. तो 2 लेक्चर इस चैप्टर में रह गए. चैप्टर 3 जो है ना वो हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा. एक एमसीक्यू इसके ऊपर करते हैं लास्ट वन कि इफ द मोमेंटम या द रिक्वायर्ड फोर्स टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी फ्रॉम p to 4p in 4 seconds, the required force would change the momentum of the body from p to 4p in 4 seconds. कितना फोर्स चाहिए कि बॉडी के मोमेंटम को p से 4p तक कर ले और कितना टाइम में? 4 सेकंड में. दैट इज द क्वेश्चन. हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी फ्रॉम p to 4p in 4 सेकंड. ठीक. नाउ अब देखिए, अब फोर्स हमेशा बराबर होता है डेल्टा p बाय डेल्टा t इन टर्म ऑफ मोमेंटम. इन टर्म ऑफ मोमेंटम फोर्स बराबर होता है डेल्टा p बाय डेल्टा t के. तो कितना फोर्स चाहिए कि बॉडी के मोमेंटम को p से 4p तक कर ले और कितने टाइम में? 4 सेकंड में. अब डेल्टा p किसके बराबर होती है? डेल्टा p बराबर होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. क्योंकि डेल्टा p आपको पता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हम मालूम करते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम. अब मोमेंटम जो है ना वो p से 4p तक आ गई, मतलब फाइनल मोमेंटम बॉडी का हुआ 4p और इनिशियल मोमेंटम क्या है? वो है p. तो कितना चेंज बॉडी के मोमेंटम में आया? 4p माइनस p डिवाइडेड बाय 4 सेकंड. 4p माइनस p हमें क्या देता है? 3p डिवाइड बाय 4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3p बाय 2 or 3p by 4 or p or 0. So the correct option is 3p by 4. Q, the required force would change the momentum of the body from p to 4p in 4 seconds. इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? फोर्स मालूम करना है. फोर्स बराबर है डेल्टा p बाय डेल्टा t के. डेल्टा p बराबर है pf माइनस pi के. तो pf हमारे पास है, फाइनल मोमेंटम है 4p, इनिशियल मोमेंटम है p. कितना टाइम इसने लिया? 4 सेकंड. 4p minus p, 3p divided by 4. This is the required force which change the momentum of the body from p to 4p in 4 seconds. उम्मीद है आपको मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ की समझ आई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे. थैंक यू वेरी मच.